वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स से चाहे वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 28 फेब से। ओके, सो हम जानते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि आखिरकार एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर कैसे करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर के साथ पीडीएफ तैयार किया है जिसको मैं यहाँ पर ओवरव्यू करूँगा। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं या लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। फिर व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया, कि पहले तो पूछ लिया कि लोक प्रशासन क्या है और उसके बाद पूछ लिया कि जो लोक प्रशासन है या सिविल सर्विस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश इंडिया में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब। तो यहाँ देखिएगा पहला तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि भाई क्या था कैसा था। पहले तो यहाँ देखिए मैंने पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे समझाया है, फिर ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके का स्ट्रक्चर था उसे समझाया है, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखी है कि किस किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते थे और कहाँ किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता था कैंडिडेट्स को, और लास्ट में कॉन्क्लूज़न या निष्कर्ष जिसे कहते हैं वो बता दिया है। तो हिंदी में भी मैंने कर दिया है एंड इंग्लिश में भी, तो आप दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कि सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है भारत में किसने ऑर्गेनाइज किया था। और जो सेकंड इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि पहले तो पूछा है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था और उसके बाद ये भी बताना है, ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है, तो ये भी बताना है आपको कि सिविल सर्विस इंडिया में किस तरीके से फली फुली आगे बढ़ी जब भारत आज़ाद हो गया। सो यहाँ पर देखिएगा पहले स्ट्रक्चर बताना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, देन आपको बताना है कितने तरीके की सिविल सर्विसेज होती है, जैसे कि आईएएस, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस आईएफएस बनना चाहते होंगे। सो देखिएगा आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड जो अदर है वो है आईएफएस। सो देखिएगा बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसको अब आईएफएस नहीं कहा जाता, उसको अब आईएफओएस कहा जाता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो अब अलग तरीके से होता है। बेसिकली प्रीलिम्स जो है इनका सभी का साथ में होता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या अदर जो सर्विसेज है उनका, लेकिन जो मेंस है वो आईएफएस का अलग से लिया जाता है। सो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अब आईएफएस जो है आईएफएस यूज़ किया जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए। ओके, जो विदेश में जो डिप्लोमेट्स होते हैं इंडियन सर्विसेज के उनके लिए वो एक सर्विस है मैम। फिर यहाँ पर सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी कुछ यूपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि ग्रुप ए के लिए हो गई, ग्रुप बी टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड दूसरी जो अदर सर्विसेज हैं एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एट्सेट्रा जो एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ओके, सो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कौन सी सर्विस किस लिए कार्य आती है और उनकी जो फुल फॉर्म है वो भी बता दिया है। अब यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी को जब स्थापित किया गया था तब उसका क्या नाम था एट्सेट्रा, हमने सब बात इसमें लिख ली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए ये पीडीएफ फ़ायदेमंद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन इंडिया, कि भाई भारत में प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का क्या रोल है, उसके ऑफिस का क्या रोल है, एंड जो कैबिनेट होता है उसका क्या रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के जो कार्य है और शक्तियाँ है उसको यहाँ पर हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। आप देख लीजिएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमने कवर की है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सरकार का हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर की शक्तियाँ क्या होती है, क्या क्या कार्य कर सकते हैं एट्सेट्रा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कि डिफ़ाइन कीजिए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और 73rd अमेंडमेंट के बाद डिसेंट्रलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। 73rd और 74th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था
उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पर। क्या हुआ था कि जो MCD एंड जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1992 में, जब ये अमेंडमेंट हुआ था 73rd एंड 74th। तो उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। इसका आंसर भी हमने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, आप देख लीजिएगा। देन 5th क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एंड रूरल इंडिया। सो अब ये 5वां और चौथा क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है एक दूसरे से। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मान लीजिएगा कि आपका ये जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में बताना है, अर्बन एंड रूरल, जो ग्रामीण जो गवर्नेंस है वो और जो शहरी गवर्नेंस है उसके बारे में, दोनों के ही बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देन हाईलाइट द प्रोविज़न रिलेटेड टू द बजट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई अब यहाँ पर आपको बजट के बारे में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान है, उसके अंदर बजट के लिए क्या लिखा गया है, कौन से आर्टिकल बताए गए हैं कि किस तरीके से बजट प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बजट क्या है। बजट वो व्यवस्था या एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो तैयार करते हैं कि हमारे जो पैसे हैं आने वाले समय में वो कहाँ, कितने और किस प्रकार खर्च होंगे। तो यहाँ पर वही बताना है। मैंने यहाँ पर आर्टिकल 112, 113, 14, 15, 16, 17, 2202 एट्सेट्रा को यहाँ पर मेंशन किया है, आप पढ़ लीजिएगा। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बजट। अब यहाँ पर आपको बजट की डेफिनेशन बतानी है और इसके मेन जो उद्देश्य है बजट के, कि भाई अगर किसी कंट्री में बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है एक सरकार का बजट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो बजट सिंपल सी बात है, बजट एक डॉक्यूमेंट है जिससे क्या होता है कि आने वाले फ्यूचर में जो हम खर्चा करेंगे उसके उसकी एक परिणति बनाई जाती है कि किस तरीके से, कहाँ और कैसे खर्च किया जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा फैक्चुअल बात लिखी हुई है। देन 8th क्वेश्चन, टोटल 11 to 10th क्वेश्चन मैंने किए हैं यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम आप इजीली क्लियर कर लेंगे। 8th क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ई गवर्नेंस क्या रोल प्ले करती है, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, आज के दौर में ई गवर्नेंस क्या कार्य करती है। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज में अब आप देखते होंगे बहुत से कार्य जो है ऑनलाइन हो गए, तो ये भी कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने डिस्कस की है इसके उत्तर में। ई गवर्नेंस कितने तरीके का होता है, किस तरीके से सरकार ई गवर्नेंस की सहायता से जो उनकी उनके कार्य है एंड जो उनकी पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, वो जनता तक पहुंचाती है, ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आती है, एट्सेट्रा। एग्जामाइन द पॉलिटिक्स रिलेटेड टू ई गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई पॉलिटिक्स जो है ई गवर्नेंस से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिजिटल इंडिया करके एक चलाया है, लॉन्च की है स्कीम। सो वो भी कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की है, आप देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये PDF है। व्हाट इज़ सोशल वेलफेयर, एक्सप्लेन द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, की सोशल वेलफेयर क्या है पहले तो वो आपको बताना है, और फिर सोशल वेलफेयर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से कार्य करता है उसको आपको यहाँ पर बताना है कि मिनिस्ट्रीज़ या फिर अदर जो NGOs होती है वो किस तरीके से कार्य करती है सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण। ओके, देन 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इशू एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर भी कोई ना कोई समस्याएं होगी, कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी, इसमें या तो कुछ बदलाव लाना होगा या नए कानून जोड़ने होंगे या फिर कुछ डिस्कस करना होगा कि किस तरीके की परीक्षा होनी चाहिए, किस तरीके का सिलेबस या पाठ्यक्रम होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बातें उठती है उसको डिस्क्राइब करना था बेसिकली यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, आप देख लीजिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स जो तैयारी नहीं कर पाए एग्ज़ाम की,
उन तक भी ये PDF पहुंचेगा एंड वो भी तैयारी कर लेंगे और पास हो जाएंगे। ओके, ये PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।